तभी अचानक पानी के अंदर एक स्ट्रीट लाइट के तार से अक्षत का पैर टच हुआ। पानी और इलेक्ट्रिक वायर के करंट के इस डेडली कॉम्बिनेशन की वजह से अक्षत को इतना जोर का करंट लगा कि उसकी उसी समय मौत हो गई। ब्लॉक्ड ड्रेन्स की सफाई होती नहीं है, साल भर का कचरा, प्लास्टिक, मिट्टी वगैरह सब उसी में पड़ा रहता है। और अगर गलती से इन्होंने उस सीवर लाइन की सफाई कर भी दी तो उसमें से जो निकलने वाला स्लज है यानी कि जो कचरा है उसको वहीं रोड पर ही छोड़ के चले जाते हैं। अपने छोटे से बच्चे को गोदी में उठा के तनुजा ने जल्दी से घर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और तभी तनुजा का एक पैर एक गड्ढे में पड़ा। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही। मोरओवर प्लानिंग अथॉरिटीज को पहले से पता था कि ये एरिया वाटर बॉडीज से भरा हुआ है। इस एरिया का हाइड्रोलॉजिकल डेटा भी अवेलेबल था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एनवायरमेंटल रूल्स को इग्नोर किया और लेक्स के ऊपर मिट्टी डाल डाल के उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनवा दी। खैर, अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ छोटे शहरों और गाँव में ऐसा होता है तो अभी जो आप देखने वाले हो वो इंडिया के सबसे मॉडर्न शहरों का हाल है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। पिछले महीने की ही बात है। 9 जुलाई की शाम को गुरुग्राम में भयंकर बारिश आ रही थी। पानी घुटनों तक भर चुका था। 25 साल का ग्राफिक डिजाइनर अक्षत जैन बाइक पे जिम से घर जा रहा था। इतने ज्यादा पानी में अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए अक्षत ने कुछ इस तरीके से अपने पैर जमीन से टिका रखे थे। तभी अचानक पानी के अंदर एक स्ट्रीट लाइट के तार से अक्षत का पैर टच हुआ। पानी और इलेक्ट्रिक वायर के करंट के इस डेडली कॉम्बिनेशन की वजह से अक्षत को इतना जोर का करंट लगा कि उसकी उसी समय मौत हो गई। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि अक्षत बेचारा जॉब छोड़ के बेंगलुरु से गुरुग्राम शिफ्ट ही इसलिए हुआ था ताकि वो अपनी माँ के पास रह के उनका ख्याल रख सके, जो मेंटल हेल्थ से उस समय गुजर रही थी। बाद में पता चला कि जहां ये एक्सीडेंट हुआ वहां स्ट्रीट लाइट का इलेक्ट्रिक सॉकेट खुला हुआ था। अब पावर डिपार्टमेंट ने तो बोल दिया है कि वो सेफ्टी ऑडिट करेगा और सुनने में आ रहा है कि एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन मुझे पर्सनली दिक्कत इस बात से है कि हम आम जनता इन लोगों से स्ट्रिक्टली ये सवाल कब पूछना शुरू करेगी कि भाई तुम लोग इंतजार करते रहोगे क्या कि कोई मरेगा तब सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में सोचोगे, अदरवाइज क्या ही फर्क पड़ता है। अपने देश की ये ड्रेनेज प्रॉब्लम बहुत सीवियर होती जा रही है और इंडिया में मौजूद इस पूरी ड्रेनेज प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि इंडिया में ये जो ड्रेन्स हैं यानी कि ऐसे नाले जो बारिश का पानी या वेस्ट शहर से निकालते हैं वो टोटल 2 तरीके के ड्रेन्स में डिवाइडेड हैं। पहला तो है सीवेज ड्रेन और दूसरा है स्टॉर्म ड्रेन्स। जब आपने टॉयलेट यूज किया और फ्लश दबाया तो ये पानी इस पाइप के थ्रू घर के नीचे से निकलता है। बाथरूम से नहाने का पानी और किचन के बर्तन धोने का पानी भी अलग अलग पाइप्स के थ्रू बाहर आता है। ये सारे पाइप्स मिलकर कनेक्ट होते हैं एक बड़ी मेन पाइपलाइन से जो जनरली रोड के नीचे होती है, जिसे सीवेज ड्रेन बोला जाता है। इसे ही हम आम बोलचाल की भाषा में सीवर लाइन भी बोल देते हैं। अब ये सीवर लाइन बनी ही इसलिए होती है ताकि सभी घरों, सोसाइटीज या बिल्डिंग से आया हुआ ये गंदा पानी ट्रीटमेंट प्लांट तक सेफली ले जाया जा सके। ट्रीटमेंट प्लांट में इस गंदे पानी को फिल्टर किया जाता है, साफ किया जाता है और फिर उसे नदी, लेक या किसी और नेचुरल सोर्स में छोड़ दिया जाता है ताकि एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड ना हो। इसके अलावा बारिश के मौसम में सड़कों पे पानी ना भरे उसके लिए एक और नाला रोड्स पे बनाया जाता है। इसे कहा जाता है स्टॉर्म ड्रेन। इस स्टॉर्म ड्रेन का सिंपल सा काम है बारिश के पानी को रोड से कलेक्ट करके बाहर निकालना ताकि रोड्स पे इस तरह से वाटर लॉगिंग ना हो। एंड में स्टॉर्म ड्रेन्स किसी लेक या नदी में जाकर मिल जाते हैं। क्योंकि बारिश का पानी साफ होता है तो उसको ट्रीटमेंट प्लांट में भेजने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं होती है। यहाँ तक ये समझ आ गया ना कि पानी के बहाव के लिए सीवेज ड्रेन्स और स्टॉर्म ड्रेन्स ये 2 तरीके के ड्रेन्स होते हैं। अब बस छोटी छोटी 2 बातें ये और समझ लो कि अपने देश में सबसे पहली बात तो ये कि काफी जगहों पर स्टॉर्म ड्रेन्स बनाए ही नहीं जाते हैं और दूसरी दिक्कत ये कि मैनेजमेंट इतना महान है कि कई बार ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जब स्टॉर्म ड्रेन्स और सीवेज ड्रेन्स को अथॉरिटीज ने आपस में जोड़ दिया हो सकता है ये लाइन अभी सुन के आपको एक बार के लिए नॉर्मल लगे, लेकिन इसका कितना गलत और गंदा इंपैक्ट होता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। वैसे पिछली साल हुआ कुछ ऐसा था कि 23 साल की तनुजा बिष्ट अपने 3 साल के बच्चे प्रियांश के साथ बाजार गई थी। अब तनुजा अपने घर से निकली थी तब आसमान साफ था, बारिश का कोई नामो निशान था नहीं, इसलिए वो पैदल ही बाजार चली गई। लेकिन लौटते वक्त अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते रोड पर पानी घुटनों तक भर गया। अपने छोटे से बच्चे को गोदी में उठा के तनुजा ने जल्दी से घर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, पर रोड पे पानी भरता ही जा रहा था और रोड दिखना ही बंद हो चुकी थी। और तभी तनुजा का एक पैर एक गड्ढे में पड़ा। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही दोनों माँ बेटे एक खुले हुए मैन होल में गिर गए। जब तनुजा घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने उनको ढूंढना शुरू किया और कुछ घंटों बाद उन दोनों की लाशें उस मैन होल से 500 मीटर दूर नाले में मिली। बॉडी देखकर सब लोग शॉक में थे क्योंकि ऐसी हालत में भी तनुजा ने अपने उस छोटे से बच्चे का हाथ ही नहीं छोड़ा था। सबसे खराब बात यह थी कि उस मैन होल के बारे में कॉलोनी के लोगों ने ऑलरेडी काफी बार कंप्लेन की थी। 3 महीने से ये मैन होल खुला पड़ा था। पहले नगर निगम को बताया गया था, फिर एमएलए और एमपी तक भी बात पहुंच गई थी, लेकिन किसी ने उसको ठीक करने के लिए एक कदम भी नहीं उठाया। और हमेशा की तरह जब तक कोई अपनी जान
जमाना दे तब तक वैसे भी किसी को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। हर साल बारिश के टाइम इस तरह के केसेस होते ही रहते हैं, चाहे नॉर्मल सिटी हो या मेट्रो सिटी, हाल एकदम सबका सेम ही है। एक कम्युनिटी बेस्ड सर्वे के हिसाब से तो इंडिया की 90% सिटीज में वाटर लॉगिंग होती है। और ऐसा नहीं है कि ये पानी कोई 1-2 दिनों की कंटिन्यू तेज बारिश की वजह से भर रहा है। सिर्फ कुछ घंटों की बारिश में ही ऑलमोस्ट हर सिटी में मिनी नदियां बहना शुरू हो जाती हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है 100 ईयर्स फ्लड रिकरेंस पीरियड। इसका मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हर शहर का ड्रेनेज सिस्टम इतना सॉलिड होना चाहिए कि अगर 100 साल में एक बार होने वाली वो सबसे भयानक बारिश भी हो जाए तो भी वो सिटी उस बारिश को हैंडल कर सके। अगर आसान भाषा में बोलूं तो स्टैटिस्टिकली हर साल 1% चांस होता है कि भयानक बाढ़ आ सकती है। तो सिटी का डिजाइन भी तो वैसा ही होना चाहिए जो उस 1% को सीरियसली ले। लेकिन इंडिया में सीन टोटली उल्टा है। यहाँ तो नॉर्मल बारिश में ही रोड्स स्विमिंग पूल बन जाती हैं, नाले जाम हो जाते हैं और लोगों की जान तक चली जाती है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, 13 जुलाई को सुबह के करीब 7 बजे लखनऊ में एक दिहाड़ी मजदूर सुरेश अपने घर से पैदल काम पर जा रहा था। बारिश हो रही थी और रोड पे ठीक ठाक पानी भी भरने लग गया था। सुरेश रोड के साइड वाले इस फुटपाथ पर चल रहा था, लेकिन बारिश और पानी की वजह से कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक उसका पैर एक टूटे हुए ढक्कन पे पड़ा और उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सुरेश सीधा एक खुले नाले में जाके गिर गया। नाला पानी से भरा हुआ था और सुरेश उसी पानी और कचरे के साथ अंदर बहता रहा। घर वालों को कुछ पता ही नहीं था, वो तो समझ ही नहीं पाए कि सुरेश गायब कैसे हो गया। पूरा दिन निकल गया और शाम तक भी उसकी बॉडी नहीं मिल पाई। फाइनली शाम को सुरेश की लाश उसी नाले से कुछ दूरी पर मिली। और सबसे अजीब बात, उस कॉलोनी के लोग बार बार नगर निगम को बोलते रहे कि इस नाले का ढक्कन टूट गया है, कोई गिर सकता है, लेकिन किसी ने सुनना ही नहीं चाहा। अथॉरिटीज सिर्फ फाइल घुमाती रही और सुरेश इस सिस्टम की वजह से अपनी जान खो बैठा। सिमिलरली पिछले साल भुवनेश्वर में एक 10 साल का बच्चा बलून से खेल रहा था। खेलते खेलते बलून रोड पे उड़ गया। बाहर बारिश हो रही थी, बच्चा बलून के पीछे पीछे रोड पे चला गया, लेकिन बारिश की वजह से रोड पे पानी भरा हुआ था और बलून जाकर जहां गिरा वहां एक खुला हुआ नाला था। बच्चा तो सिर्फ अपना बलून लेने गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही वो बलून लेने के लिए आगे बढ़ा, वो सीधा उस नाले में गिर गया। नाले में तेज फ्लो था, इसलिए बच्चा उस पानी के साथ बह गया। उस 10 साल के बच्चे की लाश इंसिडेंट स्पॉट से 3 किलोमीटर दूर जाकर मिली। और ये सिर्फ एक हादसा नहीं है। अभी रिसेंटली गुरुग्राम में गड्ढों और वाटर लॉगिंग की वजह से एक ही दिन में 9 लोगों की मौत हो गई और इनमें से कई लोग तो अपने घर के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। कभी सोचा है लाइफ कितनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है? आप घर से निकलते हो, सोच कर नहीं जाते कि कुछ गलत होगा, लेकिन अगर बाई चांस हो गया तो क्या आप मेंटली और फाइनेंशियली रेडी हो? आप सोचो किसी फैमिली के मेन अर्निंग पर्सन के साथ ही ऐसा हो जाए तो उसकी फैमिली पर क्या बीतती होगी और उनके बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, ये सब कैसे मैनेज होते होंगे। ऐसे बुरे वक्त में एक ही चीज उस परिवार के काम आती है और वो है एक टर्म इंश्योरेंस। ये लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है जिसमें 600-700 जैसा प्रीमियम देकर आपको अपनी फैमिली के लिए करोड़ों का कवरेज मिल जाता है। और इसकी एक और खासियत ये है कि इसे जितनी छोटी उम्र में लिया जाए उतना सस्ता प्रीमियम लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसे डिले किया तो सेम कवरेज आपको महंगा पड़ सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, बारिश में फैल रहे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों की वजह से मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, जिससे ना केवल आपकी सेविंग्स पर असर पड़ता है बल्कि फैमिली फाइनेंसेस भी वीक हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कि कब छोटी सी बीमारी बहुत बड़ा रूप ले ले। ऐसे में एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके बहुत काम आ सकता है, जो कि आजकल 400-500 रुपए जैसी छोटी रकम में ही मिल जाता है और ये आपके करोड़ों के मेडिकल बिल का खर्चा बचा सकता है। साथ ही आपको मिलता है एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर जो आपको पूरे प्रोसेस के दौरान सपोर्ट करता है, प्लस 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट देता है। तो दोनों तैयारियां जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस बोथ। कौन सी कंपनी का प्लान लोगे ये आपके ऊपर है। मैंने आपकी सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चेक करो। सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स मिल जाएंगे एक ही जगह पर, जहां पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से बेस्ट प्लान्स को कंपेयर कर सकते हो। और अभी टर्म प्लान लेने पर ऑनलाइन 15% तक का डिस्काउंट और हेल्थ प्लान लेने पर ऑनलाइन 25% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। खैर, अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ छोटे शहरों और गांवों में ऐसा होता है, तो अभी जो आप देखने वाले हो वो इंडिया के सबसे मॉडर्न शहरों का हाल है। ये जो वीडियोस अभी आप देख रहे हो ये सब इस हाई क्लास गुरुग्राम सिटी के ही हैं। गुरुग्राम वैसे तो एक बड़ा इकोनॉमिक और आईटी हब है, जहां हाई राइज ऑफिसेज हैं, लग्जरी मॉल्स हैं, रात के 2 बजे तक चलने वाले हैंगआउट स्पॉट्स हैं, मॉडर्न हाईवेज भी हैं, लेकिन अर्बन प्लानिंग एकदम ही जीरो है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि TERI जैसी नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस भी इस बात को एडमिट कर रही हैं कि गुरुग्राम एक अल्टीमेट प्लानिंग डिजास्टर है। गुरुग्राम में फ्लडिंग की प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब शहर को तेजी से बसा दिया गया, बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के, बिना फ्यूचर रेनफॉल के पैटर्न्स को समझे। साल 1990 से साल 2020 के बीच गुरुग्राम का अर्बन एरिया बहुत स्पीडली ग्रो किया है, लेकिन आज भी इस शहर के पास एक प्रॉपर ड्रेनेज मास्टर प्लान है ही नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ रैपिड डेवलपमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि नेचर के रूल्स के अगेंस्ट जाकर इस सिटी को पूरा डिजाइन किया गया है।
ध्यान से समझो कैसे। गुरुग्राम एक्चुअली अरावली हिल्स के फुट हिल्स में बसा हुआ है, जहाँ नेचुरल स्लोप बारिश के पानी को सीधा लो लाइंग एरियाज यानी कि ढलान वाले एरियाज में भेज देता है। ये स्लोप नेचुरल है, तो ऑब्वियसली पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि गुरुग्राम में वाटर लॉगिंग हो सकती है। इसके बावजूद भी प्रॉपर प्लानिंग की ही नहीं गई, तो हर साल दिक्कत तो आएगी ही आएगी। 1980s तक गुरुग्राम में 600 प्लस लेक्स और पॉन्ड्स थे, जो बारिश का पानी स्पॉन्ज की तरह सोख लिया करते थे, और रन ऑफ वाटर भी 30-40% तक कम हो जाता था। लेकिन रियल एस्टेट वालों ने मॉल्स, ऑफिसेज और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाने के लिए इनमें से 70% वाटर बॉडीज को भर दिया। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक अब उनमें से 250 प्लस वाटर बॉडीज पर या तो इलीगल कब्जा है या उधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। इन शॉर्ट, नेचुरल स्पॉन्ज हटा दिया गया है और हर जगह बस कंक्रीट बिछा दिया गया है। रिजल्ट, पानी सोख करने की जमीन में जगह ही नहीं बची। और ये तो सिर्फ सरफेस प्रॉब्लम है, असली डिजास्टर तो नीचे छुपा हुआ है, जो है गुरुग्राम का ड्रेनेज सिस्टम। गुरुग्राम का एक मेन नाला है बादशाहपुर ड्रेन। पहले ये नाला 500 क्यूसेक्स पानी कैरी करता था, लेकिन अब इलीगल कंस्ट्रक्शन, कब्जे यानी एंक्रोचमेंट्स और कचरे की वजह से बहुत कम पानी ही हैंडल कर पाता है। इतना ही नहीं, गुरुग्राम के बहुत सारे एरियाज में स्टॉर्म ड्रेन्स है ही नहीं। स्टॉर्म ड्रेन्स को आसान भाषा में ऐसे समझ लो कि बारिश के पानी को ले जाने के लिए रोड्स के साइड में बने हुए ऐसे नाले, और जहां हैं वहां सही से मेंटेनेंस नहीं हो रखी, जिसकी वजह से पानी बैकफ्लो करता है और सारा पानी रोड पर ही भर जाता है। मोरओवर, प्लानिंग अथॉरिटीज को पहले से पता था कि ये एरिया वाटर बॉडीज से भरा हुआ है। इस एरिया का हाइड्रोलॉजिकल डेटा भी अवेलेबल था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एनवायरमेंटल रूल्स को इग्नोर किया और लेक्स के ऊपर मिट्टी डाल डाल के उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनवा दी। रन ऑफ कोएफिशिएंट जो पहले 0.2 था, मतलब सिर्फ 20% पानी सरफेस पे बहता था, अब वो 0.8 से 0.9 हो गया है, यानी कि अब 80-90% पानी डायरेक्टली रोड्स पे ही बहता है। और ऊपर से हर जगह सीमेंट का ब्लैंकेट बिछा दिया गया है। रोड्स, पार्किंग लॉट्स, फुटपाथ्स सब कुछ इम्पर्वियस है, यानी पानी अंदर जमीन में जा ही नहीं सकता। जब जमीन पानी सोख ही नहीं करेगी और ड्रेन्स या तो है ही नहीं या ब्लॉक्ड हैं, तो पानी जाएगा कहां? फ्लड्स तो आने ही हैं। ऐसी ही कुछ हालत है मुंबई की भी। देखो कैसे हर जगह सिर्फ पानी ही पानी भरा हुआ है। अब मुंबई में एक अलग प्रॉब्लम है। पहली तो ये कि मुंबई की करंट पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग अभी भी 1970s और 80s के बेस पर ही हो रखी है। स्लम डेंसिटी, हाई राइज लोड और रोड कंजेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि शहर पर पॉपुलेशन का प्रेशर डबल हो गया है। इसके अलावा मुंबई का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम 1860s में अंग्रेजों ने बनाया था। इस ड्रेनेज सिस्टम में 4 मेजर नदियां इंक्लूडेड हैं, मीठी, दहीसर, ओशिवरा, पोईसर, और करीब 2000 किलोमीटर के ड्रेन्स हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सब आउटडेटेड हैं और इलीगल कब्जों यानी इंक्रोचमेंट्स की वजह से इनकी कैपेसिटी 50% तक कम कर दी गई है। इसके अलावा जब मुंबई को डिजाइन किया गया तो प्लान ये था कि मुंबई का आधा पानी जमीन में सोख हो जाएगा, यानी कि परकोलेट हो जाएगा, और आधा ड्रेनेज सिस्टम के जरिए बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब शहर का 90% हिस्सा कंक्रीट से बना हुआ है, जिसकी वजह से जमीन के पास पानी सोखने की जगह ही नहीं बची। इसका रिजल्ट ये हुआ कि परकोलेशन ऑलमोस्ट 0% हो गया है और सारा का सारा पानी रन ऑफ बन गया है। मोर ओवर, पूरे बारिश का पानी एक ही साथ में ड्रेनेज सिस्टम्स में घुसने की कोशिश करता है और ओवरलोडिंग के कारण सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। एक और मेजर रीजन ये है कि ड्रेनेज पाइप्स की प्रॉपर मेंटेनेंस होती ही नहीं है, यानी कि नालों की सफाई टाइमली नहीं होती है, और इलीगल जमीन के कब्जों की वजह से इन ड्रेन्स की विड्थ भी कम हो गई है। बीएमसी ने साल 1993 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, विम्स्टोवार्ड, मतलब बृहन मुंबई स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल सिस्टम। इस प्रोजेक्ट के थ्रू मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम को मॉडर्नाइज करना था ताकि वाटर लॉगिंग सिचुएशंस क्रिएट ना हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 32 साल बाद भी इस प्रोजेक्ट का काम नाले में ही पड़ा हुआ है। इनफैक्ट रिसर्चर्स ने एस्टिमेट दिया है कि साल 2050 तक मुंबई को इस वाटर लॉगिंग की वजह से हर साल करीब $6 मिलियन यानी कि 600 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक डैमेज होगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और पिछले साल मुंबई में एक ऐसा केस हुआ था, एक 45 साल की महिला विमल अनिल गायकवाड़ बारिश में ही अपने घर की तरफ जा रही थी। जिस रोड से वो जा रही थी उस रोड पे एक खुला हुआ नाला था जो बारिश के पानी से ओवरफ्लो कर रहा था। बारिश इतनी तेज थी और नाला पानी से इतना भरा हुआ था कि विमल को वो खुला गड्ढा दिखाई ही नहीं दिया और एक कदम गलत पड़ गया। विमल उस नाले में गिर गई। नाले का फ्लो इतना तेज था कि उनको वहां से निकालने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। साल 2017 में मुंबई की बारिश के टाइम एक और केस बहुत ज्यादा न्यूज में आया था, जब एक डॉक्टर की खुले हुए नाले में गिरने से मौत हो गई थी। हुआ कुछ ऐसा था कि वो डॉक्टर हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने घर वापस आ रहे थे। बारिश तेज थी, सड़क पर पानी भरा हुआ था। उनके घर के पास ही उनका पैर एक गड्ढे में पड़ा और जब तक वो कुछ समझ पाते वो एक खुले हुए नाले में गिर चुके थे। घर वाले परेशान होकर ढूंढने लगे और 2 दिनों तक कुछ पता ही नहीं चला। फाइनली 2 दिन बाद उनकी लाश उसी नाले में मिली। सबसे हैरानी की बात, बीएमसी ने कहा इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो नाला तो वहाँ के लोगों ने खोला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। एक डॉक्टर जो हर रोज दूसरों की जिंदगी बचाता था, उसकी जिंदगी सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि सिस्टम को एक ढक्कन बंद करना जरूरी नहीं लगा। मुंबई वाली सेम प्रॉब्लम कोलकाता के साथ भी है। कोलकाता का ड्रेनेज सिस्टम भी अंग्रेजों के जमाने की इंजीनियरिंग पे बेस्ड है। इनफैक्ट इसका डिजाइन ग्रेविटी और पंपिंग सिस्टम दोनों पर बेस्ड है। लेकिन सिटी का ज्यादातर हिस्सा लो लाइंग है, यानी कि सिटी का ज्यादातर हिस्सा नीचे वाले इलाके में है, जहां से नेचुरली पानी बाहर निकालना मुश्किल होता है। इस वजह से कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल के लिए पंपिंग स्टेशंस पे हेवीली डिपेंडेंट है। मतलब जब बारिश होती है तो पानी
अपने आप ड्रेन नहीं होता, उसे मैकेनिकल पंप्स के थ्रू निकाला जाता है। अगर पंपिंग स्टेशंस काम ना करें, जैसे पावर कट, चोक्ड ड्रेन्स या हाई टाइड की वजह से, तो पानी शहर में ही जमा हो जाता है। लेकिन चलो गुरुग्राम के कंपैरिजन में कोलकाता के पास ये एडवांटेज है कि कोलकाता के पास अंडरग्राउंड सीवर लाइंस, सरफेस ड्रेन्स और मेजर आउटफॉल चैनल्स का एक नेटवर्क तो है, जिनके जरिए पानी नदी और समंदर तक भेजा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम फिर से वही है कि काफी सारे ड्रेन्स एनक्लोज्ड हैं, या उनमें कचरा भरा हुआ है या फिर वो आउटडेटेड है, और ऊपर से पंपिंग स्टेशंस भी ओवरबर्डन्ड हो चुके हैं। अब ये जो इमेजेस आपको दिख रही हैं, ये है बेंगलुरु। बेंगलुरु में वाटर लॉगिंग होने का भी सेम ही रीजन है जो गुरुग्राम का था। इसे अनप्लान्ड तरीके से एक्सपेंड किया गया है। बेंगलुरु में एक इंपॉर्टेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है कालुवेज। यही वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं जो लेक्स से कनेक्टेड हैं, ताकि एक्सेस रेन वाटर को लेक्स में डाला जा सके। अब या तो इन कालुवेज को कंक्रीट से भर दिया गया है, या इन पे कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, और या फिर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। इनफैक्ट शहर के नेचुरल ड्रेन्स और स्टॉर्म ड्रेन्स, जिनका काम है सिर्फ बारिश के पानी को लेके जाना, उन्हें ही सीवेज ड्रेन्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। बेंगलुरु में ना तो प्रॉपर सीवेज चैनल्स हैं और ना ही सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम। हर तरफ से गटर का पानी इन ड्रेन्स में घुस रहा है और ऊपर से लोग कचरा भी वहीं फेंक रहे हैं। इस वजह से बेंगलुरु की कई लेक्स जैसे बेलंदुर और वर्तुर केमिकल के तालाब बन चुके हैं। बेलंदुर लेक तो इतनी टॉक्सिक हो चुकी है कि कई बार इसमें आग तक लग जाती है। प्लस बेलंदुर और वर्तुर लेक्स के आसपास बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, जिनमें प्रॉपर ड्रेनेज प्लान्स भी नहीं है। इवन कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने खुद ये बात एडमिट की थी कि बेंगलुरु में स्टॉर्म ड्रेन्स या तो कचरे से जाम है, या इलीगल कंस्ट्रक्शंस ने उनका रास्ता बंद कर दिया है। हर साल 2023 की एक रिपोर्ट के हिसाब से तो बेंगलुरु को कम से कम 600 किलोमीटर लंबे और ज्यादा स्टॉर्म ड्रेन्स चाहिए, ताकि शहर को फ्लडिंग से बचाया जा सके। अभी हालत ऐसी है कि जहां पानी को बहना चाहिए, वहां या तो कचरा भरा हुआ है, या किसी ने अपार्टमेंट खड़ा कर दिया है। पानी के पास कोई रास्ता ही नहीं है निकलने का, इसलिए अल्टीमेटली वो रोड पर ही भरा रहता है। ऑल इन ऑल इंडिया में इस पूरे ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड टोटल 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो ये कि कई शहरों में स्टॉर्म ड्रेन्स का नामो निशान ही नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये कि अगर स्टॉर्म ड्रेन्स बने भी हुए हैं तो वो प्रॉपरली मेंटेन्ड ही नहीं है, यानी कि या तो कचरे से भरे पड़े हैं या फिर इलीगल कब्जे का शिकार हो रखे हैं। तीसरी और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि स्टॉर्म ड्रेन्स को सीवर लाइन से कनेक्ट कर दिया है। लाखों करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर, IT हब्स, मॉल्स और हाईवेज, लेकिन एक सस्ता सा नाला इंडिया के ऑलमोस्ट हर शहर को फेल कर रहा है। खैर, इंडिया में बारिश के बाद होने वाली वाटर लॉगिंग को आप कुछ रीजन से समझ सकते हो। इनइफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम, ब्लॉक्ड ड्रेन्स, लैक ऑफ मेंटेनेंस, इंक्रोचमेंट्स यानी कि जमीन पर इलीगल कब्जा, रैपिड अर्बनाइजेशन यानी कि तेजी से बढ़ता हुआ शहरी विकास, म्युनिसिपल अथॉरिटीज में कोऑर्डिनेशन का ना होना। ये बात तो आप समझ ही चुके हो कि ये जो स्टॉर्म ड्रेन्स हैं, ये किसी भी सिटी के ड्रेनेज सिस्टम का मेन पार्ट हैं। इनका काम भी एकदम सिंपल है, बारिश के बाद आने वाले पानी को सिटी से बाहर लेके जाना। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी कैपिटल सिटी दिल्ली तक में ये सिस्टम मौजूद नहीं है। सरप्राइजिंगली चेन्नई जैसी मेट्रो सिटी के भी आधे हिस्से में स्टॉर्म ड्रेन्स हैं ही नहीं। अब ये तो एक प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बताया ही था कि स्टॉर्म ड्रेन्स को डायरेक्टली किसी नदी या लेक से जोड़ना होता है, लेकिन हमारे देश में कामचोरी इतनी ज्यादा है कि इन स्टॉर्म ड्रेन्स को डायरेक्टली सीवर लाइंस में जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बारिश के टाइम ये सीवर लाइंस ओवरफ्लो करने लग जाती हैं। अब कॉलोनीज में भी स्टॉर्म ड्रेन्स का सिस्टम मौजूद होना जरूरी है। कुछ साल पहले तक हर जगह कंक्रीट नहीं था, नेचुरल सरफेसेस जैसे कि धूल मिट्टी वाली जमीन ज्यादा थी, और चूंकि कॉलोनीज में स्टॉर्म ड्रेन्स बने हुए नहीं है, तो लोग घर की छत से निकलने वाले पाइप को, जो छत पे भरने वाले पानी को नीचे लेके जाता है, उसे डायरेक्टली रोड के नीचे मौजूद इस सीवर लाइन में ही डाल देते हैं, जबकि सही मायनों में इस पानी को स्टॉर्म ड्रेन वाली लाइन में जाना चाहिए था। अथॉरिटीज ने पैसा खाने के लिए या करप्शन करने के लिए ये नाले तो बनाए ही नहीं है। तो अब जैसे ही बारिश ज्यादा होती है तो सीवर लाइन जो कि ऑलरेडी फुल है, उसमें एक साथ दोनों पानी यानी कि बारिश का पानी और गटर का पानी बहना शुरू हो जाते हैं। प्लस जो कचरा उसमें मौजूद है वो पानी का फ्लो भी स्लो कर देता है, और इसी रीजन की वजह से सीवर लाइन ओवरफ्लो होना शुरू हो जाती है, और इस तरह से सीवर लाइन का गंदा पानी रोड पर आना शुरू हो जाता है। ये पानी सिर्फ रोड पे ही नहीं, बल्कि कई केसेस में तो ये पानी लोगों के घरों में भी आ जाता है। स्पेशली इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स में ये पानी रिवर्स मार जाता है। कई लोगों ने बताया है कि जब बारिश आती है तो सीवेज का पानी उल्टा रिटर्न होकर उनके घरों में एंटर होने लग जाता है। मोर ओवर, इस सीवर लाइन के पानी को किसी भी नदी या तालाब में डालने से पहले ट्रीट करना मैंडेटरी है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा लेवल पर इंप्योरिटीज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन अपने यहाँ इसका ठीक उल्टा काम किया जाता है। यहाँ लगभग 72% सीवर वेस्ट को ट्रीट ही नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लेक्स और नदियां भी पॉल्यूट हो रही हैं। ये तो आपको भी पता है कि इंडिया में लोग कचरा कहाँ फेंकते हैं। ना ही तो कोई गीला और सूखा कचरा अलग करता है, और ना ही प्लास्टिक को अलग करता है। जिसका जो मन किया उसने वो रोड पे फेंक दिया। ऐसे केस में ये सारा कचरा इन ड्रेन्स को ब्लॉक कर देता है। फॉलोइंग दिस पानी का फ्लो रुक जाता है और वाटर लॉगिंग शुरू हो जाती है। जैसे जयपुर की ओल्ड सिटी में ही घरों के बीच में पतली पतली सी गलियां हैं, जिन्हें गंदी गलियां बोला जाता है। ऐसी 5500 गलियां हैं यहाँ मेरे शहर जयपुर में, और यहाँ लोग सिर्फ कचरा ही फेंकते हैं। तो जब बारिश आती है ये सारा कचरा भी रोड पे आ जाता है। ब्लॉक्ड ड्रेन्स की सफाई होती नहीं है, साल भर का कचरा, प्लास्टिक, मिट्टी वगैरह सब उसी में पड़ा रहता है। और अगर गलती से इन्होंने उस सीवर लाइन की सफाई कर भी दी तो उसमें से जो निकलने वाला स्लज है यानी कि जो कचरा है उसको वहीं रोड पर ही छोड़ के चले जाते हैं। आपके शहर का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ जयपुर में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। अब ये स्लज
हफ्तों तक वहीं पड़ा रहता है और बारिश की वजह से रोड पर ही बहता रहता है। एज अ रिजल्ट रोड सीवेज का तालाब बन जाती है। इलीगल बिल्डिंग्स बनाने से जुड़ा हुआ पिछले ही साल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो केस हुआ था उसे अपन कैसे भूल सकते हैं। ध्यान से सुनना। हुआ कुछ ऐसा था कि राउज कोचिंग सेंटर ने अपने बेसमेंट में पार्किंग एरिया की जगह एक लाइब्रेरी बना रखी थी। 27 जुलाई की शाम को इस लाइब्रेरी में टोटल 30 बच्चे मौजूद थे। अब जैसे ही बारिश आई तो इस बेसमेंट में पानी भरने लग गया। 27 बच्चे तो जैसे तैसे करके वहां से अपनी जान बचा के निकल गए, लेकिन 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स वहीं अंदर ही फंस गए। पानी भरता ही जा रहा था और वो तीनों एस्पिरेंट्स उसमें डूबते जा रहे थे। फाइनली तीनों की मौत उस लाइब्रेरी में डूबने से हो गई। जयपुर में ही देख लो, इतनी हाई लेवल इंजीनियरिंग कर रखी है कि रोड के बीचों बीच मैन होल्स हैं और ढलान दे रखी है रोड के दोनों तरफ, तो पानी जाए तो जाए कहां। उसके अलावा अंडरपास में नाले नहीं बना रखे, अगर बना भी रखे हैं तो इस तरह कचरे से भरे रहते हैं। अब पानी भरेगा नहीं तो और क्या होगा। अब यहाँ एक और एंगल भी है, सरकार फंड्स भी दे रही है, रूल्स और पॉलिसीज भी बना रही है, लेकिन असली दिक्कत वहां आ रही है जहां पे काम शुरू होता है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी। नियम बन जाते हैं, पैसा रिलीज हो जाता है, लेकिन फाइल टेबल पर ही पड़ी रहती है, टेबल से उठती नहीं है। ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं होता क्योंकि सिस्टम पूरा का पूरा स्लो मोशन में काम कर रहा है। करप्शन भी बहुत ज्यादा लेवल पे होता है। साल 2016 में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 460 करोड़ रुपए का स्टॉर्म वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। प्लान था कि 48 किलोमीटर लंबे ड्रेन्स बनेंगे ताकि शहर बारिश में ना डूबे, लेकिन 2025 तक सिर्फ 3-4 किलोमीटर ही ड्रेन बन पाया। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने बोला सरकार पेमेंट नहीं दे रही है और काम छोड़ दिया। ना प्लानिंग सही थी, ना साइट क्लियर थी, ड्रेन्स के रास्ते में घर बन चुके थे। चेन्नई के इस OMR एरिया में 666 करोड़ रुपए का ड्रेन प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, लेकिन 1 साल बाद भी साइट पर एक ईंट तक नहीं लगी। लोकल लोगों का कहना है कि यहाँ घूसखोरी, रिश्वतबाजी, नेपोटिज्म और फाइल घुमाओ कल्चर ने पूरे प्रोजेक्ट को ही मार दिया है। 2025 में दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा क्योंकि उन्होंने ऐसे ड्रेन्स का पैसा खा लिया जो कभी बनाए ही नहीं गए थे। मुंबई में कोर्ट ने बोला कि मीठी नदी की सफाई के टेंडर में BMC के कुछ लोगों ने सेटिंग करके गलत कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया, जिसकी वजह से काम कभी ठीक से हुआ ही नहीं। खैर, दिल्ली में तो हल्की सी बारिश भी हो जाए ना तो सड़कों पे पानी जमा हो जाता है। छतरपुर जैसे एरियाज में लोग 3-3 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं सिर्फ 60 mm बारिश की वजह से। और ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली की नहीं है, पूरे देश की है। जब सड़कों पे पानी भरता है तो वहीं से मच्छर भी पैदा होने लगते हैं और फिर शुरू होती है बीमारियों की लाइन। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस A सब फैलने लगते हैं। सिर्फ 2022 में ही दिल्ली में 10,000 से ज्यादा डेंगू के केसेस आए थे और 2023 में अहमदाबाद में सिर्फ 12 दिन में ही 340 गैस्ट्रोएंटेराइटिस, 22 डेंगू, 24 मलेरिया और 8 कोलेरा केसेस रिपोर्ट हुए थे। ASSOCHAM की एक रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ वाटर लॉगिंग की वजह से दिल्ली की इकोनॉमी को हर साल 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में 71% NCR के लोगों ने बोला कि वाटर लॉगिंग की वजह से उनका भी काफी पैसा बर्बाद हुआ है, जैसे फ्लाइट मिस हो गई, पेट्रोल ज्यादा लग गया या काम टाइम पे नहीं हुआ, इसलिए प्रोडक्टिविटी गिर गई। बिल्कुल ऐसा ही एक केस पिछले महीने गुरुग्राम में भी हुआ था। ध्यान से सुनो क्या हुआ। 26 साल का एक फूड डिलीवरी बॉय पवन कुमार अपना काम खत्म करके रात को घर जा रहा था। 9 जुलाई की रात को गुरुग्राम में घुटनों तक पानी भर गया था और तभी यह हादसा हुआ। पवन का पैर रास्ते में एक इलेक्ट्रिक पोल से टच हो गया जिसमें एक लाइव वायर निकल रही थी। सिर्फ 1 सेकंड में ही उसको जोर का करंट लगा और वो वहीं पर गिर गया। पास ही एक दुकानदार ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी करंट लग गया। बहुत ट्राई किया पर पवन को बचाया नहीं जा सका। एक और रियल स्टोरी सुनो। 22 साल का प्रशांत मिश्रा, जो एक ऑटो ड्राइवर था, अपना ऑटो चला रहा था। सड़क पे इतना पानी भरा था कि रोड एक छोटी तालाब जैसी लग रही थी। वहीं प्रशांत ने सोचा कि एक रेलिंग पकड़ के आगे निकल जाता हूँ, पर उसे क्या पता था कि वही रेलिंग उसकी जिंदगी ले लेगी। रेलिंग में एक लाइव वायर था। जैसे ही उसने रेलिंग को हाथ लगाया, उसको जोर से करंट लगा और उसकी वहीं पर मौत हो गई। बारिश के टाइम फ्लडेड रोड्स पे इलेक्ट्रिक पोल्स, स्ट्रीट लाइट्स, लूज वायर्स, बिल्डिंग के शटर्स वगैरह सब पानी में डूब जाते हैं और अगर इनमें से किसी में भी करंट आ गया तो पूरा इलाका ही डेथ ट्रैप में कन्वर्ट हो जाता है। और सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि ये कोई सडन एक्सीडेंट नहीं होता, ये टोटली प्रेडिक्टेबल है। सबको पता होता है कि बारिश आएगी, पानी भरेगा और जो एक्सपोज्ड वायर्स हैं वो पानी के कांटेक्ट में आएंगे, फिर किसी ना किसी को करंट लगेगा, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। अब सवाल यह है कि इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो सुनो, सबसे पहला स्टेप है कि स्टॉर्म और सीवर ड्रेन्स को अच्छे से डिजाइन करना, सही तरीके से बनाना और टाइम पे मेंटेनेंस करना जरूरी है। NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऑलरेडी 2010 में ही रिकमेंड किया था कि अर्बन एरियाज में प्रॉपर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे क्योंकि पेड़ मिट्टी में पानी को सोख कर लेते हैं। इसके लिए एक स्मार्ट आइडिया है US जैसे देशों की तरह रोड के साइड में रेन गार्डन्स बनाना। रेन गार्डन्स नॉर्मल लॉन्स के कंपैरिजन में 30% ज्यादा पानी सोख कर लेते हैं। और एक एडवांस्ड सॉल्यूशन है चाइना जैसे स्पॉन्ज सिटीज बनाना। स्पॉन्ज सिटी का मतलब है रोड्स, फुटपाथ्स और पार्किंग एरियाज में ऐसे मटेरियल्स का यूज करना जो पानी को नीचे सोख कर लें, जैसे परमिएबल एस्फॉल्ट। हाँ, इस तरह के रोड्स बनाने में पहले ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत फायदे की डील है। प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ इनकी लाइफ 15 से 20 नहीं 35 साल तक चलती
चलती है। साल 1990 में बने नेशनल फ्लड कमीशन ने पहले ही कह दिया था कि इंडिया में रेनफॉल काफी स्टेबल है, लेकिन फ्लड्स बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेग्लिजेंस। उन्होंने बोला था पहले फ्लड प्रोन एरियाज आइडेंटिफाई करो, फिर सेंटर और स्टेट्स दोनों मिलकर काम करो, लेकिन 40 साल बाद भी ये बातें बस फाइल में ही पड़ी हुई है। फिर साल 2010 में एनडीएमए ने क्लियरली गाइडलाइंस दी, जैसे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी करना, इंक्रोचमेंट्स हटाना और रेन गार्डन्स डेवलप करना। कमाल की बात यह है कि 2010 से दी गई इन गाइडलाइंस को आज तक किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया है। तो इस पूरी कहानी का असली विलेन कौन है? सिर्फ बारिश नहीं, सिस्टम, हाँ कुछ हद तक, लेकिन पूरा ब्लेम उठा के सिर्फ सरकार पे डाल देना भी गलत होगा। गलती सबकी है। काफी केसेस में सरकार फंड्स देती है, गाइडलाइंस बनाती है, पर उसी काम को ब्यूरोक्रेसी फाइल के नीचे दबा देती है। इंजीनियर जो प्लानिंग और डिजाइन करते हैं वो या तो आउटडेटेड डेटा से काम करते हैं या बस पैसे कमाने के लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। हर बार जब कोई तनुजा, अक्षत या पवन जैसे लोग मरते हैं तब हम 2 दिन तक आउटरीच करते हैं और फिर सब कुछ वैसा का वैसा ही हो जाता है। इससे पहले अगली बारिश किसी और की जिंदगी ले, जरूरत है एक कलेक्टिव जिम्मेदारी लेने की। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सीमेंट से नहीं, सोच से भी बनता है, और अगर हमने सोच नहीं बदली तो असली दुश्मन सिर्फ बारिश नहीं है, अपने शहरों के असली दुश्मन हम खुद हैं। फिर से याद दिला दूं, अभी के अभी हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस लेकर आप एकदम टेंशन फ्री हो सकते हो, ताकि किसी भी इमरजेंसी के लिए आप और आपका परिवार एकदम सुरक्षित रहे। खैर, इस वीडियो पे क्लिक करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि इंडिया में एडवेंचर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स के लिए एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बनाना कितना ज्यादा अर्जेंट है।